हुआ इससे कल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डेट डाल देना बस हेड साहब उसके ऊपर आप। यस। चलिए कल के टॉपिक पर शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने बात कर लिया था, 3 फॉर्मूला सीखे थे आप लोगों ने। मैं उनका थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप दे देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। हम लोगों ने सीखा एक फॉर्मूला, सबसे पहले न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, और हमने सीखा कि न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, और हम लोगों ने यहाँ से फॉर्मूला बनाया न्यू इज इक्वल टू टी न्यू बार। ये 3 फॉर्मूले आप लोगों ने फर्स्ट डे सीखे, ठीक है भाइयों? यस सर। फिर कल आप लोगों के पास आई प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जिसमें हम लोगों ने सीखा E इज इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर एन इज एनी इंटीजर, ठीक है? एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी के साथ आप लोगों ने एक और फॉर्मूला सीखा, दैट इज फॉर वन आइंस्टाइन। व्हाट इज आइंस्टाइन? ये बोला गया ये साइंटिस्ट का नाम तो है ही है, लेकिन यहाँ पर आइंस्टाइन का आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी होती है, दैट इज एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन्स, ठीक है? दैट इज कॉल्ड वन आइंस्टाइन। याद आ गया भाई लोग? यस सर। अब ये किसके बराबर था? एन ए एच न्यू के, ठीक है जी? तो ये आप लोगों ने कल फॉर्मूलाज कर लिए थे। कन्वर्जेंस मैंने बोला कि आप लोगों ने आपके पास है मेजरमेंट्स वाला टॉपिक आप लोगों ने फिजिक्स में किया है, वहां पर आप लोगों ने सारे एसआई और सीजीएस यूनिट किए हुए हैं सारे में, तो वो आप लोगों को आना चाहिए। कल वाले क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नो सर। सर जिन्होंने क्वेश्चन किए उनके सारे क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चन जो दिए थे रात Yes, आपको sir. करने के लिए, यस सर। किसी का कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करिए जरा। क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ, लिखो जरा, कॉपी पेन पकड़ लो। फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशंस number of quanta of radiations of frequency 4.67 into 10 raised to power 13 per second of frequency, में सिंबल के साथ ही लिख रहा हूं बेटा, 4.67 into 10 raised to power 13 per second, that must be absorbed, कितने क्वांटा अब्सॉर्ब होंगे in order to melt 5 gram of ice, कितने क्वांटा अब्सॉर्ब होंगे इस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन वाले, अगर हमें 5 ग्राम आइस को मेल्ट करना है। अगर आपको पता है कि द एनर्जी ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड, अगर आपको पता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस इज 333 जूल्स। 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 333 जूल्स की एनर्जी लग रही है। तो आपको बताना है कि अगर आप लोगों को 5 ग्राम आइस को मेल्ट करना है तो इस फ्रीक्वेंसी वाले कितने क्वांटा लगेंगे। जस्ट सॉल्व योर आंसर, जल्दी से ड्रॉप योर आंसर दी चैट बॉक्स, एवरीवन ट्राई करो।
भाई लोग ट्राई कर रहे हो कि नहीं? Yes, sir. जल्दी करो और अपना आंसर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए। जल्दी करो भाई, ज्यादा टाइम मत देना। सॉल्व करके अपना आंसर चैट बॉक्स में छोड़ दो जल्दी से। भाई आ गया आंसर, वेरी गुड। भाई आंसर सबको देना है, सबको देना है आंसर भाई लोग, सबको ट्राई करना होता है। सर 2 या 4 10 पंचों बच्चों को नहीं करना, आप लोगों को नहीं करना सर। सभी लोग लिखो बेटा। अब मैच करो मेरे साथ कि क्या आंसर था आप लोगों का, कैसे करना था आप लोगों को। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, दी नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन निकालने थे आप लोगों को। फ्रीक्वेंसी आप लोगों को ऑलरेडी गिवन थी। अब जिनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है पहले उनकी हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एनर्जी निकाल लेते हैं, ये नहीं भाई। अब 1 ग्राम आइस के लिए इतनी एनर्जी लग रही है, तो 5 ग्राम आइस के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? तो क्या लिखेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट। बोलो भाई। 5 ग्राम ice. 5 ग्राम ऑफ आइस कितनी आएगी एनर्जी भाई? 1665. 333 मल्टीप्लाई बाय 5 जूल्स ना, Yes. Yes, sir. 1665. 1665 जूल्स आ गई। Yes, sir. Yes, sir. नाउ एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम या एनर्जी ऑफ क्वांटम जो फॉल कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी दिस, क्या होती है? ई का फॉर्मूला एच न्यू। एच कितना होता है? प्लैंक कांस्टेंट। कौन बताएगा प्लैंक Yes, कांस्टेंट की sir. वैल्यू? नेहल। Sir, 6.2 6.2 into 10 into raised. 10 to power minus 34. यार रूल्स रिमेन सेम एवरी डे, रूल्स नेवर चेंजेस। बताया था ना बेटा, फिर भी शुरू हो जाते हो अपने आप ही। स्तुति बोलो। So 6.62 into 10 raised to power minus 34. 6.626 into 10 raised per minus 34 जूल सेकेंड्स। और फ्रीक्वेंसी Yes. गिवन है 4.67 into 10 raised to power 13 पर सेकेंड। तो भैया आपको सॉल्व करना, ये पर सेकेंड सेकेंड के साथ गया, आप लोग सॉल्व कीजिए। यहां से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एनर्जी आ गई। कितनी आई? Sir, 53.10 into 10 to power 21. कितनी? नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 30.91 into 10 raised to power minus 21 joule. हाँ, यहाँ पर इतना आया ना सॉल्व करके बेटा। अभी एनर्जी आ गई है हमारे पास, एक क्वांटम कितनी एनर्जी है और इतनी एनर्जी चाहिए। एक क्वांटम कितनी एनर्जी और इतनी एनर्जी चाहिए, तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स लगेंगे वो निकाल लेंगे आप लोग।
Yes, sir. तो आसान काम है। देयरफॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने लगेंगे, एक फोटोन की इतनी एनर्जी है और टोटल एनर्जी हम लोग को इतनी चाहिए, तो जितनी टोटल एनर्जी चाहिए उसको एक एक की एनर्जी से डिवाइड कर दीजिए बस। ठीक है भैया, यहां से नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे। भाई लोग क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. 5.38 इंटू 10⁻22 आएगा। तो ये रहा आपका आंसर। चला जाए भाई लोग आगे। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछे ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये अभी नहीं करना, ये क्लास खत्म होने के बाद सॉल्व करके सेंड करना। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स emitted, कितने फोटोन्स एमिट होंगे emitted in 10 hours, ठीक है, in 10 hours by a 10 घंटे में कितने फोटोन एमिट होंगे by a 60 वाट बल्ब और 60 वाट सोडियम लैंप। 60 वाट की सोडियम लैंप द्वारा कितने फोटोन एमिट होंगे। वाट का मतलब क्या होता है, ये कल बताया था। पावर। लैम्डा आपको गिवन है, यानी कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन आपको गिवन है 5893 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाइयों, ये बाद में सेंड करना मुझे करके, नोट कर लो बस क्वेश्चन। ठीक है भाई लोग, क्वेश्चन नोट कर लिया? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले Yes, लो, sir. अदरवाइज अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे सेंड कीजिएगा बाद में इसको। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहा हूं। चला जाए आगे बेटा। अब कल जब हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने बोला था कि जो क्लार्क मैक्सवेल थ्योरी थी वो भी कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया हमारे पास, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया। फिर हमारे पास ये नई थ्योरी आई थी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है, दैट कंसिडर्ड रेडिएशंस और लाइट एज अ पार्टिकल, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है भाई, अब वो वाला इफेक्ट क्या था जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसके बारे में हम लोग कल जिक्र करने वाले थे, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेडिंग बनाइए। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं सबसे पहले, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द फिनोमिना ऑफ, डेफिनेशन लिख लो अगर पहले लिखनी है तो, इट इज द फिनोमिना of ejection of electrons from the surface of the metal when light of suitable frequency falls on it। ठीक है बेटा, so the phenomena of ejection of electron from the surface of a metal when a light of suitable frequency falls on it। ठीक है बेटा, क्लियर है भाई, आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. भाई आगे से आंसर भी कर दिया करो ना। अब एक साइंटिस्ट था हर्ट्ज, ठीक है, आप अच्छे से जानते हो, यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग लेते हैं हर्ट्ज।
हर्ट्ज ने बैठे बैठाए क्या देखा कि अगर लाइट को फॉल किया जाए, एक बीम ऑफ लाइट अगर स्ट्राइक करती है ना किसी मेटल के सरफेस के ऊपर, तो वहां से इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन होती है। ठीक है, ये सारा एक्सपेरिमेंट भी इसने वही कैथोड रे ट्यूब में किया, जैसे हमारे पास ग्लास ट्यूब नहीं थी, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, उसी में कर रहा था ये भी काम। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में उसको ये पता लगा था कि जब किसी मेटल के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फॉल करते हैं तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसने इस फिनोमेना को नाम दिया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन उसने इस चीज को बड़े गौर से देखा कि हर लाइट जब फॉल करती है, जब हर रेडिएशन जब फॉल करती है किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। इलेक्ट्रॉन एक किसी ना किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी पर ही निकलते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ये जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की जो फॉल कर रही है, ये भी हर मेटल सरफेस के लिए अलग है। हर मेटल सरफेस के लिए एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए, जिसकी जिसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, अगर इस फ्रीक्वेंसी के साथ अगर ये फोटोन फॉल करेंगे मेटल के सरफेस के ऊपर, तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। तो उसने इस फिनोमेना को नाम दिया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे दे वर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे थे उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। देखो भाई साहब, मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है। मान लीजिए ये आप लोगों के पास कोई मेटल का सरफेस है। ठीक है, वैसे तो उसने एक ये ट्यूब में किया था सारा कुछ, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ। दिस इज द मेटल सरफेस। अब इस मेटल के सरफेस के ऊपर हमारे पास कौन है? हमारे पास है सेंटर में न्यूक्लियस। क्योंकि हर चीज किसकी बनी हुई है? एटम्स की बनी हुई है बेटा, बोलिए भाई। Yes, sir. Yes. Yes, Sir. sir. अब इसके सरफेस के ऊपर हमारे एटम है, एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सुटेबल बाइंडिंग एनर्जी के साथ, किसी सुटेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बाउंड हुए हैं इस न्यूक्लियस के साथ। ये जो न्यूक्लियस है अंदर, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर खींच रहा है। ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, जिसके बारे में कल भी बताया था, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। बताया था ना बेटा? Yes, sir. उसको इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। अब उस एनर्जी के साथ ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके बैठा हुआ है अपने अंदर, अपने पास। ठीक है, अब ये कुछ ना कुछ एनर्जी तो रही होगी। मान लो ये एनर्जी एक्स है, जिस एनर्जी से इसने न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास पकड़ के रखा हुआ है। अब अगर बाहर से कोई चीज आए और वो एनर्जी इसके ऊपर फॉल करे, और वो एनर्जी अगर इस एक्स से ज्यादा है, मान लो ये वाई एनर्जी से इसके ऊपर फॉल कर रहा है, ये जो लाइट फॉल कर रही है उसकी एनर्जी वाई है, और ये वाई जो है वो इस एक्स से ज्यादा है, जहां उसके बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू है इसके। अगर ये वाई इस एक्स से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो बेटा आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा? Yes, sir. तो इसी फिनोमेना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, इट इज द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल। ठीक है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल। दूसरी लाइन, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब है? अगर y, इलेक्ट्रॉन तभी बाहर आएगा इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। इफ y इज लेस देन x, तो नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड बेटा, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। मेरी बात समझ आई? Yes, sir. अगर y x से बराबर या उससे ज्यादा हो, कम से कम बराबर तो होना ही चाहिए ना, या उससे ज्यादा हो तभी एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। इतनी कहानी समझ आ गई बेटा? बोलो भाई। Yes, sir. Yes. अब ये y क्या है यहाँ पर? इसकी फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से लाइट फॉल कर रही है, तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो जिस फ्रीक्वेंसी से फॉल कर रही है वो न्यू नॉट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्राइकिंग लाइट और इंसिडेंट लाइट, ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है बेटा, Yes. sir. मैं लाइट ही लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, जो फॉल कर रही है। अब इनको निकालने के लिए जो आप लोगों को एनर्जी चाहिए कम से कम, दैट इज योर एक्स। और यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है? उसको बोलते हैं न्यू नॉट। क्या बोलेंगे उसको? New note. न्यू नॉट का मतलब क्या है?
इसको एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। क्लियर है बेटा? सर एक बार फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बता दो। मैंने बोला कि न्यू वो फ्रीक्वेंसी है जो लाइट फॉल कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। और जो कम से कम आपको चाहिए, यानी कि जिस फोर्स से इसको ये होल्ड करके बैठा हुआ न्यूक्लियस, जो उसको ओवरकम करने के लिए जो कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो कितनी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा? Yes, यानी sir. कि ये आपका एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ओके सर। ठीक है बेटा? यस सर। अब इंपॉर्टेंट चीज, इफ न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, ध्यान देना बेटा मेरी बात के ऊपर अब, और खुद आंसर देने की कोशिश करो अपने आप, अपने वहां पर बैठे बैठे आंसर दो अपने आप को। इफ न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, तो बताइए क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे? नो सर। इलेक्ट्रॉन विल बी आएंगे। इजेक्टेड बेटा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड और नॉट, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उससे जो फॉलिंग फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है। क्यों भाई लोग? यस सर। यस। सिमिलरली अगर न्यू जो है वो लेस देन है न्यू नॉट, क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे? नो नो सर। नो सर। नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। क्लियर हो गया भाई लोग इतनी बात? यस सर। चलूं आगे? भाई लोग बोलो। यस सर। अब आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग, ये जो आप लोगों के पास न्यू है, अगर आप इसको H से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या बन जाता है? ये एनर्जी बन जाएगी। Yes, sir. तो ये H न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू H न्यू नॉट, H न्यू लेस देन इक्वल टू H न्यू नॉट, तो ये एनर्जी बन गई। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। अब इस H न्यू नॉट को, यहां पर अगर H न्यू नॉट आ जाता है तो इस H न्यू नॉट को आप लोग क्या नाम दोगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोल दोगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड देते हैं नाम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। इट इज सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल। ठीक है, वर्क फंक्शन बोल देते हैं इसको। इसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, एच न्यू नॉट को, इसी को वर्क फंक्शन बोल देते हैं। न्यू नॉट आप लोग की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म चाहिए थी इस टॉपिक में मैंने सारी लिख दी है एक ही शीट के ऊपर। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। क्यों बेटा? यस Yes, sir. हाँ बेटा, क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। तो मैंने क्या बोला कि न्यू नॉट क्या है? वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो कम से कम एनर्जी है जो वो उसके पास है जब वो बैठा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर निकालना है, न्यूक्लियस के पास बैठा हुआ है एटम में, अगर उसको निकालना है तो कम से कम उतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी ना। हाँ, उससे ज्यादा दे दोगे तो और भी अच्छा। ठीक है भाई? यस Yes, sir. चला जाए आगे। Yes. यस। चलिए अब ध्यान दीजिए, मैं वापस आ रहा हूं उसी बात के ऊपर, या मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेटेड वर्जन में बना देता हूं कि ये आप लोगों के पास क्या था? ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स हैं, और इन शेल्स में हमारे पास कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की। ठीक है, ये मैंने बोला कि इसके ऊपर एनर्जी फॉल कर रही है। जैसे ही एनर्जी फॉल करी इसके ऊपर तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया। ठीक है भाई?
अब बताया गया कि इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए थी, इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए थी, जो मिनिमम एनर्जी थी, वो इसके पास कौन सी थी? एच न्यू नॉट। ठीक है बेटा? Yes. सर, जो आप लोग फॉल करा रहे हैं वो एच न्यू है। ठीक है, अब इतनी कहानी तो समझ आ गई ना कि इलेक्ट्रॉन तभी बाहर आएगा जब एच न्यू विल बी ग्रेटर देन एच न्यू नॉट। ठीक है, अब Yes. होगा क्या, मान लो बेटा कि अगर एच न्यू बराबर हुआ एच न्यू नॉट के, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, विल बी इजेक्टेड। बस यहां से उठ के पुच करके बाहर बैठ जाएगा। बस एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन ने ली, अगर ये इसके बराबर है तो पुच करके इलेक्ट्रॉन उतरा और उतर के यहां पर बैठ गया, बस बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड विद नो काइनेटिक एनर्जी, विद ऑलमोस्ट नो काइनेटिक एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान देना, विद ऑलमोस्ट नो काइनेटिक एनर्जी। अब दूसरा केस आया कि इफ एच न्यू इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन एच न्यू नॉट। ठीक है, तो ये एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट है। अगर ये ज्यादा होगा इससे, तो अभी भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। बराबर हुआ तब भी इजेक्ट होगा, उससे ज्यादा हुआ तब भी इजेक्ट होगा। ठीक है, विद, लेकिन यहां जो इंपॉर्टेंट बात है, विद सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। क्या मतलब इसका? मान लो कि आप लोगों को एनर्जी चाहिए थी 20 किलो जूल की, तो जो आप लोगों ने एनर्जी दी वो भी 20 किलो जूल की, तो इलेक्ट्रॉन उठेगा, उठ के पुच करके यहां पर बैठ जाएगा, दैट्स इट। अब एनर्जी चाहिए थी 20 किलो जूल की, आप लोगों ने दे दी 200 किलो जूल की। क्यों बेटा? ध्यान दो, चाहिए थी 20 किलो जूल की, आप लोगों ने एनर्जी दे दी 200 किलो जूल की। तो भाई इस समय भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, लेकिन सिर्फ इजेक्ट नहीं होगा बेटा, पंजाबी च कहिए तो छाला मारदा होया नाल दे बेडरूम च पहुंच जाएगा। ठीक है, ये अगर आपका इलेक्ट्रॉन ये साथ वाली दीवार को फांदेगा, नेक्स्ट वाले घर के बेडरूम में जाके पहुंच जाएगा। है कि नहीं भाई? Yes. बोलो Sir. भाई लोग। Yes. 200 में Sir. से आप लोगों ने फॉल चाहिए थी 20 किलो जूल, फॉल करा रहे हो आप लोग 200 किलो जूल की एनर्जी, तो 200 में से 20 किलो जूल की एनर्जी तो इस्तेमाल होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, लेकिन ये बाकी 180 किलो जूल एनर्जी कहां जाएगी? इस 180 किलो जूल की एनर्जी के साथ ये भागता फिरेगा इधर उधर इधर उधर इधर उधर। ठीक है भाई लोग? Yes. Sir. Yes. Sir. that will be converted into its kinetic energy बेटा। so जितनी भी excess energy आप लोग दोगे that will be converted into kinetic energy। ठीक है भाई? पूछना किसने कुछ भाइयों? No. Sir. सर हाँ जी भाई साहब। ਸਰ ਉਹ ਸਰ ਐਕਸਟਰਾ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੋਮਟਨ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਮਾ ਫੋਟੋਨ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਜੇ ਬਹੁਤ बेटा ਜ਼ਿਆਦਾ वो ਹੋਗੀ अभी, ਜਦੋਂ सर बेटा वो इसके टॉपिक में बात नहीं करूंगा मैं, इसमें वो बात नहीं करते। पहले ये बेसिक चीज है, पहले इसको समझो ना, गामा फोटोन है Excuse या me, नहीं sir. है वो ओके बात की सर बातें हैं सर। Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। सर जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया फिर तो सर एटम अनस्टेबल नहीं हो जाएगा? एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों हो जाएगा एटम भाई? सर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया ना एक। हाँ तो चले जाए ना, फिर क्या हो गया? आयंस बन गया ना वहां पर। सर आयन ज्यादा देर तक अपनी फॉर्म में एग्जिस्ट थोड़ी कर सकते हैं। बेटा देखो, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज आती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो मूव करेगा ना इन दी फॉर्म ऑफ रेज नाउ। बोलो भाई। हाँ जी सर। तो इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी ना। क्या चीज सर? इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी बेटा। ठीक है सर। अब हमारा फायदा हुआ कि नहीं बताओ? अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? दैट इज मूवमेंट ऑफ चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, अब मूव करेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कांस्टेंट करंट। यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्किट में मूव करना शुरू कर देंगे, तो करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। मतलब सर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ये करा सकते हैं। हाँ,
ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है लेकिन बहुत कम, ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन होती है वो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते, और ये होता भी स्पेसिफिक मेटल में ही है सिर्फ। जैसे कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनके जो इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली हेल्ड है ना बेटा, जितने लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली हेल्ड है तो इतनी एनर्जी पैदा नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। अगर एच न्यू नॉट बहुत ज्यादा है ना तो आप लोगों को एच न्यू भी बहुत ज्यादा देना होगा। अगर एच न्यू किसी का कम है, एच न्यू नॉट, तो तभी आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे। जैसे कि कुछ मेटल्स है हमारे पास, जैसे सीशियम होता है हमारे पास, सीशियम का साइज बड़ा होता है एटम का, और उसकी जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि जो एनर्जी चाहिए वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वो बहुत कम चाहिए होती है। इवन कि अगर आप उसे सनलाइट में भी रखोगे ना तभी वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ओके सर, मतलब सर हैवी अब वो मेटल्स से। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके पाकिस्तान नहीं चले जाते कि वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके और पाकिस्तान चले गए हैं। ये मेटल का सरफेस है, ये किसी मेटल का सरफेस है, तो भैया उसमें और भी शेल्स होती हैं। देखो कितनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, ये थोड़ी ना कि सिर्फ इसी के शेल में ही है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला है लेकिन अभी भी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। अब इसके अराउंड हमारे पास और भी तो शेल्स हैं, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन है वहां पर तो ठीक है इलेक्ट्रॉन है, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पर भी तो शेल्स है। ये तो अनलिमिटेड तक जा रही है ये सेल्स, तो जहां तक इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंच सकती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर भी चला जाए तभी इसके अंडर इन्फ्लुएंस ही है। और अगर ओके बहुत सर। एनर्जी दे दोगे तो फिर मान लो ये इसके इन्फ्लुएंस से बाहर भी निकल गया तो इस मेटल सरफेस के ऊपर वो जा रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है बेटा। हाँ जी सर। तो मूवमेंट ऑफ चार्ज विल कांस्टेंट करंट नाउ। ठीक है सर। चला जाए आगे भाई। Yes, sir. Yes, sir. अब यहां से क्या आप लोग कह सकते हो कि सारी थ्योरी से क्या आप लोग ये कह सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तीन चीजें ध्यान देना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। ध्यान देना बेटा, मैं फिर से लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। गिवन दैट न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, क्योंकि तभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी ना बेटा। बताओ जरा, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, अगर दो आपको चाहिए 20, अगर आपने दी 200, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी कि अगर आपको 200 चाहिए और आप 2000 दे रहे हो तो वो तब ज्यादा होगी। बताओ, सर 2000 वाली। सर याद 2000 रहेगा, वाली। याद रहेगा भाई लोग। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चला जाए आगे। Yes, sir. Yes, sir. So kinetic energy of the ejected electron is directly proportional to the frequency of the incident radiations. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करेगी उतनी ज्यादा किनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो क्या मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूं? अब इधर मैं किनेटिक एनर्जी ले लेता हूं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, इधर मैं फ्रीक्वेंसी ले लेता हूं, ठीक है। गिवन दैट फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो जो किनेटिक एनर्जी आएगी वो जो ग्राफ बनाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनाएगी कि नहीं? बोलो भाई Yes, लोग। sir. Yes, sir. तो वो यहां से ग्राफ बना देता हूं मैं। मान लो कि ये यहां तक क्या है आप लोगों का न्यू नॉट है, इससे ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ठीक है भाइयों। Yes, sir. तो ये आप लोग याद रखिएगा कि किनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन गिवन दैट न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। ये वाला पॉइंट है न्यू नॉट वाला पॉइंट, इसके ऊपर वो उसकी किनेटिक एनर्जी बनेगी।